नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लक्ष्यम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन और हम 69 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अपना लेकर चल रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं हमारा 69 जो बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स था, उसी क्रम में हम बात कर रहे थे डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हो रही थी और ये सब पे हम बात कर चुके थे कि हमारे डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं। इससे पहले हमारा जो वीडियो था उसमें हम डीपीएसपी की बात कर चुके थे और एक दो दिन से आपकी वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं। हमारा बीपीएससी के लिए अब कंटिन्यू वीडियो रहने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करिए। तो ये डीपीएसपी के बारे में हम बात कर चुके थे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कि स्पेन से लिया है हमने, और स्पेन के आर्टिकल 45 में बात की गई है, भारतीय संविधान के पार्ट 4 में भी बात की गई है और आर्टिकल 36 से लेकर 35 तक बात की गई है। ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, तो आर्टिकल 37 के बारे में बात की थी, 36 के बारे में बात की थी, और फिर हमने ये भी देखा था कि क्या फ़र्क है हमारे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, मतलब कि मूल अधिकार और राजनीति के निर्देशक तत्वों में क्या फ़र्क है, उसको भी हमने देखा था। हमने क्या समझा था इसमें, हमने देखा था कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, हमारे मूल अधिकार जो हैं जस्टिसिएबल हैं, लेकिन डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है। जो डीपीएसपी में लिखा है उसके आधार पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, और इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डीपीएसपी एक साथ आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें हमने की थी। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स, मतलब कि डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन भी हम देख चुके थे और हमने कहा था कि डीपीएसपी को जो है वो 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। ठीक है। और हमने कहा था कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या है हमारे, सोशलिस्ट समाजवादी डीपीएसपी, गांधीयन गांधीवादी डीपीएसपी, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स मतलब उदारवादी और बौद्धिक प्रिंसिपल। डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। और पिछले वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो बांटा गया है 3 भागों में, वो ऐसे नहीं बांटा गया है कि संविधान में सेम ऐसे नहीं रखा गया है, ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार बांट लिया गया है। संविधान में इस प्रकार का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं पाया जाता है। तो हमने डीपीएसपी को समझने के लिए सोशलिस्ट डीपीएसपी, गांधीयन डीपीएसपी और लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी बांट लिया है। हिंदी में बोलेंगे समाजवादी, गांधीवादी, बौद्धिक, उदारवादी डीपीएसपी के रूप में बांट लिया है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे सोशलिस्ट डीपीएसपी क्या है, हमारे समाजवादी डीपीएसपी क्या है, मतलब कि वो कौन कौन से डीपीएसपी हैं, कौन कौन से हमारे राजनीति के निर्देशक तत्व हैं जो समाजवादी तत्वों को दर्शाते हैं, समाजवाद को परिलक्षित करते हैं। तो सबसे पहले है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कह रहा है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाई सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ सोशल ऑर्डर बाई इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड बाई मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज़। आर्टिकल 38 क्या कह रहा है कि राज्य क्या करेगा, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय को स्थापित करेगा और जो है कि आय में, ठीक है, प्रतिष्ठा में, सुविधा में और अवसर में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसको कम करेगा। आपको 38 में कितना याद रखना है कि आर्टिकल 38 बात यह करता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करेगा। इनकम, आय में, स्टेटस जो होता है हमारी प्रतिष्ठा है, फैसिलिटीज़ मतलब कि हमारी सुविधाएं, और अपॉर्चुनिटी मतलब जो अवसर हैं, तो आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की जो असमानता है राज्य उसको कम करने का प्रयास करेगा। आपको पूरी भाषा याद नहीं करनी है, आपको 38 में केवल इतना याद करना है कि आर्टिकल 38 कह रहा है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लाएगा, इसके साथ साथ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ की जो इनइक्वालिटी है उसको मिनिमाइज करेगा, उसको कम करेगा। ये 2 सेंटेंस आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से 2 सेंटेंस बेटा, ये देखो इसमें खुद ही लिखा हुआ है, जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो ब्लैक में लिखा गया है यही याद रखना है कि आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करो और इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की जो असमानता है उसको कम करो। अब है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कह रहा है, इसको समझो थोड़ा सा। आर्टिकल 39 में कई आर्टिकल दिए गए हैं। देखो कह रहे हैं कि स्टेट करेगा क्या, सिक्योर करने का प्रयास करेगा, राइट टू एन एडिक्यूट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन। लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका। क्या होता है, आजीविका। कह रहे हैं कि राज्य सभी लोगों के लिए आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। फिर क्या है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर टू सर्व कॉमन गुड। कह रहे हैं कि जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका जो उपयोग होगा वो सामान्य हित में होगा, समाज के लिए होगा। क्या कह रहे हैं कि अवॉइड करना है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स। कह रहे हैं कि हमारी जो संपत्ति है उसका कुछ हाथों में केंद्रीकरण ना हो पाए, राज्य भी प्रयास करेगा। मतलब समझो, आर्टिकल 39 कह रहा है कि राज्य क्या करेगा, राज्य सभी लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। राज्य क्या करेगा कि जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का उपयोग करेगा राज्य सामान्य भलाई के लिए, कॉमन गुड के लिए। और फिर राज्य क्या करेगा,
राज्य जो है कि कुछ हाथों में धन का केंद्रीकरण नहीं होने देगा, मतलब कि विकेंद्रीकरण करेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। डी क्या कह रहा है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, मतलब कि महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो एक समान काम कर रहे हैं तो उन्हें एक समान वेतन दिया जाएगा। ये कौन करेगा? ये काम राज्य करेगा। और क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ द स्टैंड ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स, जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी स्वास्थ्य के लिए भी राज्य काम करेगा। और जो चाइल्डहुड एंड यूथ सेल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, जो बच्चे हैं और जो युवा हैं उनका भी शोषण नहीं होना चाहिए। इन सब के लिए क्या प्रयास करेगा? इन सब के लिए स्टेट प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा। अब आपको याद रखना पड़ेगा, जो ये ब्लैक किया गया है, ये वाले आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आर्टिकल 39 में 1 2 3 4 5 6 आर्टिकल्स की बात करिए, ABCDEF, मतलब आर्टिकल 19 में भी कितने आर्टिकल हैं? 6 हैं। कभी कभी आपसे ये वाला आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बहुत पूछा जाता है, तो उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 दोनों ही आर्टिकल अपनी प्रकृति में कैसे हैं? ये दोनों ही DPSP अपनी प्रकृति में बच्चों समाजवादी हैं। अब आर्टिकल 41 भी किसकी बात करता है? समाजवादी आर्टिकल है, और ये बात कर रहा है कि सिक्योर करेगा स्टेट राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, एजुकेशन शिक्षा पाने का अधिकार, और पब्लिक असिस्टेंट देगा, मतलब कि लोक सहायता देगा इन द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी। मतलब कह रहे हैं कि राज्य सभी लोगों को काम करने का अधिकार देगा, शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार देगा, और अगर कुछ लोग जो कि बेरोजगार हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं या अपंग हैं, विकलांग हैं, उन्हें पब्लिक सहायता दी जाएगी, पब्लिक असिस्टेंट दी जाएगी। और राइट टू वर्क जो है, मनरेगा जो आया है वो आर्टिकल 41 के तहत ही राइट टू वर्क वाले आर्टिकल के तहत इसको लागू किया गया है। तो आर्टिकल 41 में थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा हमें, किस किस की बात की गई है? काम करने के अधिकार की बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है, और बेरोजगारी में, ओल्ड एज में, बीमारी में और डिसेबिलिटी में पब्लिक असिस्टेंस की भी बात की गई है। तो आर्टिकल 38, 39, 41 जो है DPSP है। 42 भी DPSP कैसा है? ये DPSP भी सोशलिस्ट है, और ये कह रहे हैं कि स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर द मैटरनिटी रिलीफ। कह रहे हैं कि जहाँ लोग काम कर रहे हैं, लोगों के काम करने की जो दशाएं होंगी वो उचित होंगी, जस्ट होंगी और ह्यूमन होंगी, मतलब मानवीय होंगी। और इसके साथ साथ जो महिलाएं काम कर रही हैं कारखानों में, उन महिलाओं को भी मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, मैटरनिटी एक्ट बनाया है, वो आपका बना है 1961 का। ठीक है, चलो अब है आर्टिकल 43। इसमें क्या किया गया है? सिक्योर टू ऑल वर्कर्स आर लिविंग वेज एंड आ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। कह रहे हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं जो काम करते हैं कारखानों में, उनके लिए उनको इतनी मजदूरी मिले कि वो अपना जीवन जी पाएँ, और इसके साथ ही साथ काम करने की दशाएँ भी अच्छी होनी चाहिए। देखो ये तो 43 है। 43 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है 43A। इसमें कहा गया है द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और इसमें कहा है कि मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के प्रबंधन में वर्कर्स पार्टिसिपेट करेंगे, कि जिन उद्योगों में वर्कर्स काम कर रहे हैं उन उद्योगों के में कैसे काम करना है, उनका मैनेजमेंट कैसे होना है, इस मैनेजमेंट में भी वर्कर्स जो हैं, श्रमिक जो हैं वो काम करेंगे और उसको देखेंगे। अब है आर्टिकल 47। क्या है कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कह रहे हैं कि पोषण आहार को ऊपर बनाना है, ये राज्य का काम है। किसका काम है? राज्य के पोषण स्तर को बनाए रखे और उसके लोगों की पब्लिक हेल्थ को भी सुनिश्चित करे। तो आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47, ये जो आर्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7 याद रखना है। इन सबको गिन के बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये जो 7 आर्टिकल हैं, और ये क्या आर्टिकल हैं? DPSP हैं। तो ये 7 ऐसे DPSP हैं जो कि अपने नेचर में सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं। और ये समाजवादी क्यों हैं? क्योंकि ये किसकी बात करते हैं? ये बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए ये समाजवादी हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अलग DPSP की, जो अपनी प्रकृति में बच्चों कैसे हैं? गांधीयन हैं, जो अपनी प्रकृति में गांधीवादी DPSP हैं। ठीक है, देखो डायरेक्टिव बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित DPSP। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? आर्टिकल 40 आता है। और आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि द स्टेट राज्य सेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि राज्य करेगा, कदम उठाएगा ऑर्गेनाइज करने के लिए विलेज पंचायत, मतलब
आर्टिकल 40 जो है वो विलेज पंचायत की बात करता है कि राज्य जो है वो विलेज सरकार जो है राज्य जो है वो विलेज पंचायत को स्थापित करेगी और लोकल गवर्नमेंट के रूप में उसको एक यूनिट के रूप में माना जाएगा। चूँकि गांधी जी भी ग्रामीण विकास की बात करते थे, रूरल डेवलपमेंट की बात करते थे, इसलिए ये गांधीयन प्रिंसिपल अपने आप में माना जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 बात किसका कर रहा है? ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत की बात कर रहा है, याद रखना। अब आर्टिकल 43 द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, कह रहे हैं कि राज्य जो है वो छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास करेगा। कैसे उद्योगों की? कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास करेगा। क्योंकि महात्मा गांधी भी कुटीर उद्योगों की बात करते थे, छोटे उद्योगों की बात करते थे, इसलिए आर्टिकल 43 में भी इसकी बात की गई है। इसलिए ये वाला आर्टिकल जो है वो हमारा क्या है? ये वाला आर्टिकल भी गांधीयन है। अब 43B क्या कह रहा है? कह रहा है कि टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना का भी प्रयास किया जाएगा, सहकारी समितियों की स्थापना का भी प्रयास किया जाएगा। 43B जो है ये जोड़ा गया है 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 97वें संविधान संशोधन से। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात जो है वो 97वें संविधान संशोधन से की गई थी और उसको फंडामेंटल राइट्स में DPSP में जोड़ा गया था और उसके लिए एक अलग भी पार्ट रखा गया है। ठीक है, अब है आर्टिकल 46 क्या कह रहा है कि प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स सेक्शंस जो है शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, अदर बैकवर्ड है। कह रहे हैं राज्य क्या करेगा? एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा जो कि कमज़ोर वर्ग है। कौन सा वर्ग है? चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का, या फिर हमारे पिछड़े वर्गों का हो। ये है आर्टिकल 46। 47 क्या कह रहा है कि इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ को सुधार करने का प्रयास करेगा और उसमें क्या करेगा? इनटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं और ड्रग्स जो है उनको कम करने का प्रयास करेगा। क्योंकि गांधी जी भी कहते थे कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा मुक्ति की बात नहीं करना चाहिए, इसलिए राज्य क्या करेगा कि जो भी जहरीले पदार्थ हैं, शराब है, ड्रग्स है, उनको कम करेगा और पब्लिक हेल्थ को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब आर्टिकल 48 क्या कह रहा है कि टू प्रोहिबिट द स्लॉटर्स ऑफ काउज, काल्व्स एंड अदर मिल्क एंड ठीक है, ड्राउट कैटल, मतलब कि जो गौवध है और उनके वंश का जो वध है उसको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा आर्टिकल 48 के थ्रू। तो आर्टिकल 40, अनुच्छेद 43, 43B, 46, ठीक है, और 47, 48, तो ये जो आर्टिकल हैं आपके 6 आर्टिकल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 आर्टिकल हैं ये आपके गांधीवादी आर्टिकल हैं, ये गांधीवादी सिद्धांतों को दर्शाते हैं। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्टिव बेस्ड ऑन लिबरल और इंटेलेक्चुअल, ठीक है, प्रिंसिपल्स। उदारवादी और बौद्धिक कौन कौन से DPSP हैं, हम थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है 44, द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी आप लोग देख रहे होंगे, इसकी बहुत बात चल रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है DPSP में और DPSP 44 में की गई है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि UCC रोज़ अखबारों में आ रहा है, रोज़ इस पर बात हो रही है। तो UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में इसको बच्चों क्या बोलते हैं? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता की बात कहाँ की गई है? समान नागरिक संहिता की बात की गई है हमारे अनुच्छेद 44 में। और जो 44 जो है वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक भाग है, DPSP का एक भाग है। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहाँ की गई है? DPSP में की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 44 में की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कैसा DPSP है? सोशलिस्ट है, गांधीयन है, लिबरल इंटेलेक्चुअल है, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, अब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? तो सिविलियन मामलों में सभी लोगों के यूनिफॉर्म एक कोड बना देना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। नागरिक मामलों में सभी लोगों के लिए एक संहिता बना देना, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। और अगर आपको समान नागरिक संहिता पर और ज़्यादा समझना है तो एक आई खान सर का लेक्चर आपके द लाइफ पर पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर आप समान नागरिक संहिता को समझ सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको UCC समान नागरिक संहिता पर उस वीडियो का लिंक दे देंगे, तो जाके आप उसको आसानी से समझ लेना, देख लेना, पढ़ लेना, जिससे कि इस बारे में आपका अगर कोई सवाल आता है फैक्चुअल के अलग कोई सवाल आता है कंसेप्चुअल, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यह है आर्टिकल 44। अब है आर्टिकल 45 क्या कह रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की जा रही है। एज ऑफ 6 ईयर, मतलब कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है अनुच्छेद 45 कह रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर की बात की। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसमें भी इसकी बात की गई है। किसकी? अर्ली चाइल्डहुड एंड
एजुकेशन, मतलब कि बाल्य अवस्था संबंधी देखभाल, अर्ली चाइल्डहुड क्या है, बाल्य अवस्था संबंधी देखभाल और शिक्षा की बात की गई है। और ये कौन प्रदान करेगा, राज्य प्रदान करेगा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अब है आर्टिकल 48 क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, कह रहे हैं कि चाहे हमारी कृषि हो या हमारा पशुपालन हो, उसको हमें आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। ये आर्टिकल 48 में लिखा है आपका। अब है आर्टिकल 48A, टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, कह रहे हैं कि हमें अपने जो वन हैं, हमारे जो वन्य जीव हैं हमारे देश के, और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको सेफगार्ड करना है। अब 48 ये है तो इसको कब जोड़ा गया होगा, 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट से। 49 क्या कह रहा था, स्टेट सेल प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट ऑफ और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, कह रहे हैं कि जो हमारी कलात्मक या ऐतिहासिक रूप से महत्व की कोई भी जगह है, मोनूमेंट है, स्मारक है, प्लेस है, तो राज्य उसका क्या करेगा बच्चों, संरक्षण करेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 49 में, ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 49 में। याद रखना कि राष्ट्रीय महत्व का कोई इतिहास है या ऐतिहासिक महत्व का, राष्ट्रीय महत्व का या कलात्मक महत्व की कोई स्थान है या कोई स्मारक है, तो राज्य उसका संरक्षण करेगा। अब अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, कह रहे हैं कि जुडिशरी को कार्यपालिका से, न्यायपालिका को कार्यपालिका से लोक सेवाओं में पृथक रखा जाएगा, मतलब कि न्यायपालिका अलग होगी और कार्यपालिका हमारी अलग होगी। ये भी आर्टिकल पूछा जाता है अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 क्या कह रहा है कि इट डिक्लेयर्स दैट टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल एंडीवर टू, कह रहे हैं कि हमें विदेशों के साथ अपने संबंध अच्छे रखने हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति बनानी है, सिक्योरिटी लानी है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें रिलेशन अच्छे रखने होंगे विदेशी देशों के साथ और उन सब के साथ। देखो यहाँ कुछ ये भी बता दिया गया है कि कौन से DPSP कब जोड़े गए, क्योंकि मैं तो वहाँ बताता गया, लेकिन एक बार फिर से समझ लो, अमेंडमेंट कहेगा DPSP में कब कब संविधान संशोधन किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, इससे क्या जोड़ा गया, 39 ये जोड़ा गया, 43 ये जोड़ा गया, और इससे आपका 48 ये जोड़ा गया, ठीक है। और देख लो, और आपका कब किया गया, और एक 44वां संविधान संशोधन किया गया, इससे 38 में कुछ लैंग्वेज में चेंज किया गया था, देख लेना, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, फिर राइट टू प्रॉपर्टी वाला भी इसमें बदलाव किया, 86 से जोड़ा गया था। तो 86 में पहले आर्टिकल 45 जो था उसमें की भाषा को चेंज करके क्या बना दिया गया, अब उसको आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, ठीक है। देखो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 जो है उसमें क्या किया गया है कि आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन से पहले ये शिक्षा का जो अधिकार था वो मूल अधिकार नहीं था, बल्कि वो DPSP में लिखा था कि DPSP में लिखा था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रबंध कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाद में हमने उसको DPSP बना दिया गया। इसमें इन्होंने एक छोड़ दिया है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें हमने कहा था 43B, और 43B में किसकी बात की थी हमने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की थी। तो अभी तक हमारे DPSP में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं बच्चों, 42वां हो चुका है, 44वां हो चुका है, 86वां हो चुका है और 97वां हो चुका है। कुल मिलाकर 4 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, 39 ये जोड़ा गया, 43 ये जोड़ा गया, 48 ये जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन से क्या हुआ कि आर्टिकल 38 की लैंग्वेज में चेंज किया गया। 86वें संविधान संशोधन से क्या हुआ DPSP में कि आर्टिकल 45 की लैंग्वेज में चेंज किया गया। और 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या हुआ कि 43B आर्टिकल जोड़ा गया। तो ये चीज़ें क्लियर आपको याद होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी ये जो नीचे बात की गई है उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ये हमने DPSP को समझा कि DPSP सोशलिस्ट कौन कौन से हैं, गांधीयन कौन कौन से हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन कौन से हैं, और DPSP में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, 44वां, 86वां और 97वां। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। DPSP वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने बिल्कुल ऊपर स्क्रीन पर लगा लो मोबाइल के, और DPSP आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 1-2 सवाल DPSP से आ जाता है। तो 69 जो हमारा बैच चल रहा है BPSC क्रैश कोर्स, आप उसके साथ जुड़िए, और आपके एग्जाम तक हम पूरा सिलेबस आपका कवर करवाएंगे। तो आप द लाइसेंस के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।